आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में 5वां इकाई सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ जो हमारा अधूरा था वह उसे हम आज आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर से। उसका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देता है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम एवं और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि समाज में कई परिस्थितियाँ ऐसी है जो छात्र को पढ़ना है लेकिन पढ़ने में बाधा रूप बनती है, जैसे कि आर्थिक यानी कि जो धन की परिस्थिति है। जो किसी का लड़का पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह अपने बच्चे को आगे तक पढ़ा सके। और अन्य समस्या, जो कई समस्याएं हमारे स्कूल में भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको भी कई प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि छोटा भाई बहन होते हैं उसको संभालने की जवाबदारी होती है, घर का काम करने की जवाबदारी होती है। तो ऐसी कई समस्याएं जिनके कारण कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाता। तो जब हम पढ़ने का हमारा लक्ष्य होता है तो हम अच्छा प्रदर्शन करें, यानी कि हम मेहनत करके अच्छे मार्क लाए, तो उसके लिए सरकार की जो योजना है छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति हमें मिलती है, उसके द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं। और उसके साथ उच्च शिक्षा के लिए आज बैंक में भी लोन दी जाती है और लोन लेकर भी हम अपने हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और बच्चे जब 21 साल का होता है सबसे वह बैंक का जो किराया हम लेते हैं लोन, वह उसकी भरपाई करनी है। तब तक बच्चा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है और वह कमाने लगता है, तब हम बैंक का जो ऋण होता है वह उसे भरपाई करने क्षमता लायक बन जाता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने यानी कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य ऊंचा है तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उनमें बाधाएं तो आएगी। कोई भी आज हम देखते हैं कि भाई कोई भी काम हम करते हैं तो इनमें छोटी बड़ी बाधाएं तो आती ही रहती है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। लेकिन कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी कि अच्छे कार्य करके हमें उन परिस्थितियों को पराजित करना है और कठोर परिश्रम से उनको मात देनी है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आज विघ्न यानी कि बाधाएं तो हमारे जीवन में कई बार आएगी, लेकिन व्यक्ति उनसे पराजित हो जाए यानी कि हार स्वीकार कर ले तो वह अपना जो जीवन का उद्धार नहीं कर सकता, यानी कि जीवन में वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसके बाद का प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी से। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ यानी कि राजनीति जो
हमारे प्रधानमंत्री यानी कि हमारे जो राजकारण में मंत्री लोग हैं उसे राजनीति। तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है, यानी कि दूरदर्शिता यानी कि भविष्य के बारे में सोचकर वह राजनीतिज्ञ अपना जो निर्णय है वह दूरदर्शिता या पूर्ण यानी कि आगे की सोच समझकर भविष्य का विचार करके उनकी नीतियाँ बनानी चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासक को के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। यहाँ महात्मा गांधी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने जो राजनीतिक उनका सिद्धांत था वह सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना। ये महत्वपूर्ण है कि जो जिस कार्य में अपना स्वार्थ नहीं होता वह कार्य हम अच्छी तरह कर सकते हैं। और उसने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। लेकिन आज के राजनीतिज्ञों को कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी का मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि आज के राजनीतिज्ञों वह कठिन परिश्रम तो करते ही नहीं। जो आज का दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तो उनमें वह फोटो खिंचवाते हैं लेकिन कोई कठिन कार्य नहीं करता। उत्कृष्टता और पारदर्शी यानी कि जो कार्य करे वह सबकी नज़र, सबको ख्याल आए, उसी प्रकार का मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। गरीब रेखा यानी कि गरीब रेखा के नीचे अच्छा जो अत्यंत गरीब लोग हैं उसका, ऐसे हमारे भारत में 26 करोड़ भारतीय है, उसका उत्थान यानी कि उद्धार करने का कार्य भी उन राजनीतिज्ञ को करना पड़ेगा। और उसके बाद का प्रश्न है प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGI इंस्टीट्यूट चेन्नई से। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं डॉक्टर कलाम कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विकास किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेना में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यहाँ 3 सेना जो पुलिस दल है, हवाई दल है, नौका दल, ये तीनों दलों में आज जो महिला हमें अधिकारी के रूप में दिखाई देती है, तो नियुक्त अधिकारी महिला भी है। आज सामरिक का अर्थ युद्ध से संबंध रखने वाला, यानी कि जो हवाई दल और नौका दल में जो ये दल ऐसे है कि उनमें लड़ाई भी होती है, तो उसमें भी महिला को पुरुष के साथ रखना चाहिए और उनमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अति विशिष्ट का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि मुख्यमंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग अति विशिष्ट व्यक्ति है जो उसके पीछे जो अनायास बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है और उनके पीछे कई करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो उनका भी खर्च घटा देना चाहिए।
उसके बाद का प्रश्न है, जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? जो मैंने आपको ये बात की कि अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसे जैसे कि हमारे शहर में मुख्यमंत्री आते हैं, किसी बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो हम उसके सरबराह में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति के पीछे जो अनावश्यक यानी कि जो खर्च है, जो बिन जरूरी है, तो वह कम नहीं किए जाते? ऐसा प्रश्न है कि तुमने मंच पर कई बड़ी सी कुर्सी देखी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अनुत्पादन यानी कि जो उत्पन्न नहीं करते, यानी कि पैसे की कमाई नहीं होते, ऐसे को अनुत्पादक कहते हैं। जैसे कि हम रेलवे, डाकघर, बैंक, यह सभी खाते में हम देखते हैं कि वहाँ पैसों की आवक होती है। और हमारा शिक्षण विभाग देखिए तो आप देखते हैं कि शिक्षण विभाग में कई खर्च होते हैं, उनमें से किसी को कुछ पैसे की अपेक्षा नहीं होती, यानी कि उत्पादन अनुत्पादक है, जो उत्पन्न नहीं करते, ऐसा विभाग है। तो जो उत्पन्न करता है वैसे खाते में आज हम देखते हैं कि रेलवे, डाकघर, उनमें पैसे की आवक है, लेकिन कई अनुत्पादक खाते भी है जिनमें ऐसे में निरर्थक, अनावश्यक, निरर्थक बिजुल खर्च यानी कि व्यर्थ खर्च में भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा जवाब देते हैं। और अब हम उसके स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पाठ में से ये प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखना है। उसके बाद का दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखना है। तीसरा है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? उसका जवाब आपको लिखना है। उसके बाद का स्वाध्याय का प्रश्न एक है, जो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इन पाठ में से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको मुहावरे का जवाब देता हूँ, आप वाक्य प्रयोग आपको खुद को करना है। तो पेन और बुक लीजिए और मैं जो बोलता हूँ आप उसे लिख लीजिए। पहला मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। दूसरा है, महारत हासिल करना, यानी कि बड़ी सिद्धि हासिल करना। महारत यानी कि बड़ी सिद्धि हासिल करना। और तीसरा प्रश्न है, तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो रूपरेखा ऐसी है कि एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा, सीख। तो उसकी कहानी आपको यहाँ पर बनानी है। आप प्रयत्न करना, अगले लेक्चर में मैं कहानी कहूँगा। आपको देखना है कि हमने कितना लिखा था और उसने क्या हमें दूसरा कहानी कैसे लिखनी है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।